जरा इस बात पर गौर कीजिए कि कोई इंसान अपनी जिंदगी के 30 साल अपनी पूरी जवानी एक ऐसी कला को समर्पित कर दे जिसे इतिहास के कुछ नामचीन आलोचकों ने नंगी शायरी कहा हो। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है ना? या फिर ये विधा इतनी भयंकर मानी गई हो कि किसी ने इसे काबिले गर्दन जनी तक कह डाला। मतलब एक ऐसा काम जिसे करने वाले का सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रतिक्रिया है। आमतौर पर हम कविता या शायरी को बहुत ही कोमल और नाजुक चीज मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब किसी कला के प्रति इतनी खतरनाक नफरत और इतना गहरा जुनून एक साथ मौजूद हो तो ये साफ हो जाता है कि उस कला में कोई ना कोई बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने वाली बात जरूर है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय भी बिल्कुल यही उथल पुथल है। इस चर्चा में हम गहराई से बात करने वाले हैं सरफराज अहमद आसी यूसुफपुरी के बहुचर्चित गजल संग्रह नुक्ता चीनी पर, जो कि 2022 में अंजुमन प्रकाशन प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। एकदम सही। और हमारा मकसद यहाँ केवल कुछ शेरों की वाहवाही करना नहीं है। हम ये डिकोड करेंगे कि एक शायर की 30 साल की तपस्या आखिर दिखती कैसी है, और गजल का वो सख्त विज्ञान क्या है जो अच्छे अच्छों पसीने छुड़ा देता है। हाँ, और कैसे आज की राजनीति, समाज और एक आम इंसान के घर का कच्चा आंगन इस नाजुक सी गजल के ढांचे में फिट हो जाता है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। इस पूरी यात्रा में जो सबसे पहला और जरूरी पड़ाव है वो खुद आसी साहब का अपना साहित्यिक सफर है। जी। मतलब नुक्ता चीनी कोई अचानक रातों रात लिखी गई किताब नहीं है। ये 15 किताबों के लंबे तजुर्बे के बाद निखर कर सामने आई एक बहुत ही परिपक्व आवाज है। हाँ, क्योंकि इससे पहले रग रग का लहू और कतरा कतरा दरिया जैसी उनकी किताबें आ चुकी हैं। बिल्कुल आ चुके हैं। यहाँ मुझे उनके सफर में ना एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प मोड़ नजर आता है। अच्छा, वो क्या? साल 2000 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी, मैं कवि हूँ। अब नाम से ही साफ है ये पूरी तरह से हिंदी साहित्य की किताब थी। हाँ, नाम से तो यही लग रहा है। और उसके बाद करीब 5 सालों तक वो उर्दू गजल से पूरी तरह गायब रहे, सिर्फ हिंदी कविताएं लिखते रहे। लेकिन फिर अचानक 5 साल बाद वो वापस उर्दू नज़मों और गजलों की दुनिया में लौट आते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। वही तो, आखिर एक स्थापित लेखक अपनी भाषा और विधा को इस तरह पॉज करके फिर से पुरानी जमीन पर क्यों लौटता है? देखिए, ये किसी भी रचनाकार के लिए एक बहुत बड़ी कश्मकश होती है जब कोई दो अलग अलग भाषाई मिजाज के बीच झूलता है, जैसे हिंदी और उर्दू। हाँ, मतलब हिंदी कविता का अपना एक खुलापन है और दूसरी तरफ उर्दू गजल का अपना एक कड़ा अनुशासन है। इन दोनों के बीच एक वैचारिक टकराव पैदा होता है। अच्छा। हिंदी कविता काफी हद तक आजाद है, लेकिन उर्दू गजल अपनी पाबंदियों के लिए जानी जाती है। 5 साल हिंदी में लिखने के बाद जब वो वापस उर्दू की तरफ मुड़े होंगे तो उन्हें शायद कुछ कमी महसूस हुई होगी। बिल्कुल, उन्हें शायद महसूस हुआ होगा कि गजल के सख्त सांचों में जो मारक क्षमता है ना, वो कहीं और नहीं है। और इस वापसी में जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे लगी वो उनका रवैया है। मतलब 15 किताबें लिख चुका एक शख्स ये नहीं कहता है कि मैं तो उस्ताद हूँ, मुझे सब आता है। हाँ, ये बहुत कम देखने को मिलता है। वो वापस एक छात्र की तरह जमीन पर बैठ जाते हैं। उन्होंने जनाब अय्यूब अंसारी, रफी यूसुफपुरी और कलीम कैसर जैसे उस्तादों से बाकायदा इस्लाह ली। इस्लाह यानी अपने लिखे हुए लफ्जों को दूसरों की लाल कलम के हवाले कर देना कि भाई इसमें गलतियां निकालिए। सोचिए, इतना ही नहीं, इल्मे आरूज सीखने के लिए उन्होंने उस्ताद सैयद आबिद हाशमी सलीमपुरी की शागिर्दी भी कबूल की। यहाँ इस इल्मे आरूज को समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए। ये महज शायरी का व्याकरण नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह का फिजिक्स और मैथ्स है। मतलब आरूज में हर अक्षर का, हर मात्रा का एक तय वजन होता है जिसे बहर कहा जाता है। अच्छा, बहर। हाँ, अगर कोई शेर बहुत ही गहरी और रुला देने वाली भावना से भरा है लेकिन उसका गणित बहर के पैमाने पर एक रत्ती भी ऊपर नीचे हो गया तो क्या होता है? तो गजल की दुनिया में उस शेर को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। इस गणित को साधने के लिए सालों की साधना लगती है। बाप रे! और यही साधना मुझे सबसे ज्यादा विचलित करती है। इस किताब में उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि इस कला को तराशने में उन्होंने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए। 30 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। और पता है, इन 30 सालों में उनके वैवाहिक जीवन के 22 साल भी शामिल हैं। वे बहुत ईमानदारी से मानते हैं कि जो समय, जो तवज्जो उन्हें अपनी पत्नी या अपनी बेटियों और बेटों को देनी चाहिए थी, वो उन्होंने अपनी गजलों को दे दी। ये तो एक तरह का बहुत भारी व्यक्तिगत नुकसान है ना? इस बिंदु पर आकर मेरे मन में एक नैतिक सवाल खड़ा होता है। क्या ये महज जुनून है या फिर ये एक तरह का स्वार्थ है?
क्या एक महान कलाकार बनने के लिए एक लापरवाह पिता या पति बनना लाजमी है? देखिए, कला के इतिहास का ये सबसे चुभने वाला सच है। जब कोई रचनाकार किसी विधा में परफेक्शन की तलाश करता है तो उसे एक भारी कीमत चुकानी ही पड़ती है। वो तो है। जब आसी साहब के दिमाग में 2400 घंटे रदीफ और काफिया का गणित चल रहा हो तो असल दुनिया की जिम्मेदारियां अक्सर धुंधली पड़ ही जाती हैं। हाँ, जो कि लाजमी है। ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा व्यक्तिगत घाव है जिसे शायर ने इस किताब में बड़ी बेबाकी से कबूल किया है। ये उनका अपनी कला के प्रति वो बलिदान है जो सही और गलत की सीमा से परे महज एक व्यवस्था बन जाता है। सही कहा। जब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी के सबसे सुनहरे साल इस गजल नाम की वेदी पर चढ़ा देता है तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आखिर ये गजल है क्या चीज। बिल्कुल। हम वापस उसी बात पे आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ। किताब के आखिरी हिस्से गजल बोलेगी में आसी साहब ने उन आलोचकों का जिक्र किया है जो गजल को एक मनहूस और खराब शैली मानते थे। हाँ, जैसे कि कलीमुद्दीन अहमद का इसे नंगी शायरी कहना और अजमतुल्लाह खां का काबिल गर्दन जनी कहना। आखिर गजल से इतनी चिढ़ क्यों थी इन लोगों को? इस नफरत की जड़ें गजल के शाब्दिक अर्थ और उसके शुरुआती इतिहास में छुपी हैं। अरबी से निकले शब्द गजल का असल मतलब होता है औरतों से बात करना या इश्क और आशिकी की गुफ्तगू। ओहो, मतलब सिर्फ रोमांस। हाँ, एक बहुत लंबे दौर तक उर्दू गजल महज शराब, महबूब की जुल्फों, साकी और मैखाने के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन तब तो समाज में और भी चीजें हो रही होंगी। वही तो, जब समाज में गरीबी, राजनीतिक गुलामी और अकाल जैसी भयंकर समस्याएं चल रही थीं, तब भी कई शायर सिर्फ गुलाब और बुलबुल की बातें लिख रहे थे। अच्छा, इसीलिए वो नाराज थे। जी, इसी वजह से प्रगतिशील आलोचकों को लगा कि गजल एक मनहूस और समाज के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी शैली है जो लोगों को असल मुद्दों से भटका रही है। लेकिन देखिए ना, सरफराज अहमद आसी इन तमाम कड़वे तर्कों के सामने गजल की ढाल बनकर खड़े होते हैं। बिल्कुल, वो इसका बचाव करते हैं। वो गजल को जज्बात और अल्फाज का एक बेहतरीन गुंचा मानते हैं। गुंचा यानी गुलदस्ता। और केवल कह नहीं रहे हैं, वो अपनी किताब में गजल के तकनीकी वर्गीकरण को भी सामने रखते हैं। हाँ, उन्होंने मुअद्दस और मुकफ़्फ़ा गजलों का जिक्र किया है। ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है, आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, यही वो तकनीकी ढांचा है जो गजल को इतना मजबूत बनाता है। मुअद्दस गजलें वो होती हैं जहां रदीफ और काफिया दोनों का एक सख्त नियम लागू होता है। काफिया मतलब राइमिंग वर्ड्स। हाँ, लेकिन काफिया का मतलब केवल तुकांत शब्द नहीं है, बल्कि यह वो धुरी है जिस पर शेर का अर्थ घूमता है। और रदीफ वो शब्द या शब्द समूह है जो शेर के आखिर में हर बार ज्यों का त्यों आता है। और मुकफ़्फ़ा क्या होता है? दूसरी तरफ मुकफ़्फ़ा गजलें होती हैं जिनमें रदीफ का बंधन नहीं होता, केवल काफिया होता है। इन पाबंदियों का असली असर ये होता है कि जब एक शायर के पास शब्दों को आज़ादी से फैलाने का विकल्प नहीं होता तो उसे बहुत सोचना पड़ता होगा। जी, उस दबाव में उसे नए रूपक और नए विचार ईजाद करने पड़ते हैं। ये बिल्कुल कोयले पर पड़ने वाले उस दबाव की तरह है जो आखिर में हीरा बनाता है। वाह, क्या बात कही आपने। और इसके साथ ही ना, वो भाव के आधार पर भी गजल के ढांचे को समझाते हैं। मुसलसिल और गैर मुसलसिल गजलें। हाँ, ये भी एक बहुत दिलचस्प वर्गीकरण है। अगर मैं इसे आज की भाषा में डिकोड करूं तो मुसलसल गजल एक वेब सीरीज की तरह है जहां पूरी कहानी एक धागे में पिरोई होती है। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया मिसाल दी आपने। है ना? इसमें पिछली कड़ी का संदर्भ याद रखना पड़ता है। आप बीच से कोई शेर निकालकर पूरी कहानी नहीं समझ सकते। एकदम सही। लेकिन जो गैर मुसलसल गजल है वो ब्लैक मिरर जैसे किसी शो की तरह है जहां हर एपिसोड यानी हर शेर अपने आप में एक अलग और मुकम्मल दुनिया है। एक शेर में बात आसमान की हो सकती है तो ठीक अगले शेर में बात जमीन की। मुझे आपके ये ब्लैक मिरर वाला फॉर्मेट बहुत पसंद आया। इस गैर मुसलसल गजल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह शायर को बहुत बड़ी आज़ादी देता है। कैसे? सिर्फ 2 पंक्तियों के भीतर उसे पूरी पृष्ठभूमि बनानी होती है, एक समस्या या द्वंद्व खड़ा करना होता है और एक ऐसा मारक निष्कर्ष देना होता है जो सीधे जहन में उतर जाए। वाकई ये कोई आसान काम नहीं है। नुक्ताचीनी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें इन सभी विधाओं को अलग अलग खानों में कैद नहीं किया गया है। ये एक ऐसा गुलदस्ता है जहां पाठक को बिना किसी पूर्व सूचना के हर रंग और हर ढांचा एक साथ मिलता है। तो अब जब हम गजल के सांचे और उस दबाव को समझ चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आसी साहब ने अपनी 30 साल की कलम से
इस सांचे के अंदर आखिर भरा क्या है। और यहीं से ये विश्लेषण सबसे दिलचस्प मोड़ लेता है। बिल्कुल। पारंपरिक गजलों में इस्तेमाल होने वाले सुर्ख गुलाबों और मैखानों के बीच आसी साहब की गजलें सीधे आज के अखबार की फ्रंट पेज हेडलाइंस जैसी लगती हैं। लेकिन यहाँ हम अपने श्रोताओं को यह स्पष्ट कर दें कि इस चर्चा का उद्देश्य किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा, पार्टी या गुट का पक्ष लेना कतई नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ ये विश्लेषण कर रहे हैं कि एक रचनाकार अपनी कला में अपने आसपास के समाज का अक्स कैसे उतारता है। सही बात है। एक सच्चा साहित्यकार कभी भी किसी खेमे का नहीं होता, वो बस अपने वक्त का एक ईमानदार गवाह होता है। और वो गवाही नुक्ताचीनी में बहुत ही बेबाक तरीके से दर्ज है। देश की सियासत में जो नफरत और अफवाहों का बाजार गर्म है, उस पर उनका एक शेर है, वो शगुफा वाला। हाँ, शगुफा जब कोई छोड़े समझ लेना सियासत है, शराबी मैकदा तोड़े समझ लेना सियासत है। राजनीति की वो पूरी चालाकी, वो डिस्ट्रैक्शन की तकनीक जिसे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक पन्नों में समझाते हैं, उन्होंने उसे एक शगुफे शब्द में समेट कर रख दिया है। कमाल का शेर है। समाज के बंटवारे को लेकर उनका दर्द बहुत गहरा है। आज जब भाषा और धर्म की बुनियाद पर लकीरें खींची जा रही हैं, आसी साहब की कलम एक पुल का काम करती है। जी। उनका वो शेर देखिए, मुझको हिंदी पे न उर्दू पे गजल कहनी है, हर मुसलमान को हिंदू पे गजल कहनी है। ये महज एक कल्पना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये उस गंगा जमुनी तहजीब का ऐलान है जो हमारे समाज की असली नींव रही है। बिल्कुल। इसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं, मीरो रसखान हो, तुलसी हो, कबीरो आसी मन के सच्चे, सभी साधु पे गजल कहनी है। यहाँ उन्होंने मीरा, रसखान, तुलसी और कबीर जैसे नामों को एक ही कतार में खड़ा कर दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता और समाज की परवाह किए बिना सच बोला था। हाँ। और ये उन आलोचकों को भी एक करारा तमाचा है जो कहते थे कि गजल सिर्फ औरतों से इश्क लड़ाने का नाम है। आशी साहब दिखा रहे हैं कि गजल समाज की सबसे बड़ी सच्चाइयों को भी अपने भीतर समेट सकती है। लेकिन एक बात कहूं, जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो है गजल की नाजुक जुबान में अखबारी और बहुत ही खुरदरे शब्दों का इस्तेमाल। ये एक बहुत बड़ा साहित्यिक जोखिम होता है वाकई। जब मैंने वो शेर पढ़ा, पुजारी शरपसंदी के तो हैं दोनों तरफ, लेकिन हमारे ही घरों पर क्यों वो बुलडोजर चलाते हैं, तो मैं एक पल के लिए रुक गई। बुलडोजर जैसा शब्द गजल में। वही तो, उर्दू गजल की वो मखमली दुनिया और उसमें बुलडोजर जैसा भारी, मशीनी और हिंसक शब्द। और आगे वो लिखते हैं, अपना हक जब मांगने निकले फसादी हो गए, दिल निछावर कर दिए तो लव जिहादी हो गए। ये लव जिहाद या बुलडोजर जैसे शब्द तो टीवी न्यूज रूम के शब्द हैं। बिल्कुल। इन्हें गजल की पाबंदियों और रदीफ काफिया में इस तरह ढालना कि ये भद्दे न लगें बल्कि अपने वक्त का दस्तावेज बन जाएं, ये किसी जादू से कम नहीं है। अगर साहित्य के इतिहास पर नजर डालें तो जब 1857 का गदर हुआ था, तब मिर्जा गालिब ने दिल्ली की सड़कों पर जो खून और तबाही देखी थी, उसे अपने खतों और शेरों में दर्ज किया था। हाँ, वो एक बहुत दर्दनाक दौर था। आसी साहब आज के दौर के उसी दर्द को दर्ज कर रहे हैं, दंगे, फसाद और इंसानियत के गिरते स्तर पर। उनका एक शेर है, बहाए जो लहू इंसान का दहशतगर्द होता है, किसी मजहब का हो वह आदमी नामर्द होता है। बहुत ही गहरी बात है। यहाँ शायर की इंसानियत पूरी तरह से मजहब और सियासत से ऊपर उठ चुकी है। ये एक बहुत ही मजबूत, निडर और व्यवस्था से टकराने वाली आवाज है। लेकिन यहाँ ना एक वैचारिक द्वंद्व पैदा होता है। कैसा द्वंद्व? सियासत, सत्ता और व्यवस्था पर चिल्लाना, उन पर नुक्ताचीनी करना एक बात है, लेकिन जब ये अखबारों और टीवी की खबरों से बाहर निकलकर अपने खुद के घर का दरवाजा खोलता है, तब ये आक्रामक शायर अचानक बहुत बेबस नजर आता है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया। बाहरी दुनिया के तूफानों से निकलकर जब हम शायर के घर के आंगन में कदम रखते हैं, तो वहां की तस्वीर एकदम अलग है। ये किताब का वो हिस्सा है जो पाठक को वैचारिक धरातल से उतारकर सीधे भावनात्मक धरातल पर ले आता है। जी। एक इंसान जो बाहर व्यवस्था से लड़ रहा है, अंदर वो एक पिता है, एक पति है और अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद से लड़ रहा है। यहाँ उनकी पारिवारिक संवेदनाएं बहुत ही गहरे और मार्मिक रूप में छलकती हैं। बेटी को लेकर उनका जो शेर है वो किसी भी इंसान के सीने में चुभ सकता है। हाँ, वो अलाना भारी लगने वाला। हाँ, वो कहते हैं, आपको भारी लगती होगी, मुझको हल्की लगती है, मेरे कांधे पर बैठी जो मेरी बेटी लगती है।
इस एक शेर में उन्होंने उस पूरी रूढ़िवादी सामाजिक सोच को झकझोर कर रख दिया है जो आज भी बेटियों को एक बोझ मानती है। सही कहा, ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ये महज एक पिता के कंधे का सुकून है जो दुनिया की हर ताकत से बड़ा है। और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, घर की आर्थिक बेबसी को भी उन्होंने बड़ी नग्नता के साथ पेश किया है। वो किचन वाला शेर याद है आपको? हाँ, किचन में एक भी रोटी नहीं, क्या गली में कोई कुत्ता रो रहा है? ये शेर यथार्थवाद की पराकाष्ठा है। बाहर गली का कुत्ता भूख से रो रहा है और अंदर किचन में इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि एक सूखी रोटी ही उसे डाल दी जाए। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। बाहर की दुनिया की बड़ी बड़ी बहसों के बीच ये एक घर की वो खामोश गरीबी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। या फिर वो सुकून की तलाश। कभी देखा नहीं मैंने उतरती धूप का मंजर, कोई छोटा सा हो घर में मेरे आंगन जरूरी है। आज के इस कंक्रीट के जंगल और बंद फ्लैट्स की जिंदगी में आंगन की धूप तो एक बहुत बड़ा लग्जरी बन गई है। बिल्कुल, वो आंगन महज ईंट और सीमेंट की जगह नहीं है, वो वक्त को ठहरते हुए देखने की जगह है। आसी साहब का वक्त को लेकर जो नजरिया है वो बहुत ही दार्शनिक है। कैसे? वो लिखते हैं, वक्त मिट्टी है, वक्त सोना है, आदमी वक्त का खिलौना है। आखिरकार वो ये मान लेते हैं कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो समय के हाथों की कठपुतली ही है। नुक्ताचीनी है। नुक्ताचीनी का मतलब होता है दूसरों में कमियां निकालना। जी। हमने देखा कि शायर सियासतदानों की कमियां निकाल रहा है, समाज की संकीर्णता पर उंगली उठा रहा है, लेकिन दूसरों पर उंगली उठाना हमेशा आसान होता है। ये बात तो है। तो क्या एक महान रचनाकार होने के नाते वो अपने भीतर भी झांकते हैं? क्या वो खुद की नुक्ताचीनी करते हैं? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये सब महज एक तरफा शिकायत बनकर रह जाएगा। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है और गनीमत है कि आसी साहब इस जाल में नहीं फंसते हैं। इस संग्रह में ऐसे कई शेर हैं जहां शायर खुद को आईना दिखाता है। अच्छा, वो अपनी कमियां भी मानते हैं? बिल्कुल, वो अपनी बेबसी और अपने ही द्वारा किए गए नुकसान को स्वीकार करते हैं। जैसे वो शेर, चलो ये बार भी दिल पर उठा के देखते हैं, फरेब अपने ही हाथों से खा के देखते हैं। ओहो! यहाँ कोई बाहरी ताकत, कोई राजनेता या समाज उन्हें धोखा नहीं दे रहा, वो खुद अपनी मर्जी से अपने ही हाथों धोखा खा रहे हैं। और वो मल्लाह वाला शेर भी तो इसी आत्ममंथन का हिस्सा है। हाँ, समझे तो कोई आसी मल्लाह की मजबूरी अपने ही सफीने को जो आप डुबोते हैं। ये उस नाविक की पीड़ा है जो अपनी ही कश्ती खुद अपने हाथों से डुबो रहा है। जी। ये शायद उसी बात से जुड़ता है जिस पर हमने शुरुआत में चर्चा की थी, अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को अपनी ही कला के लिए कुर्बान कर देना। वो जानते हैं कि वो अपनी ही कश्ती डुबो रहे हैं, लेकिन वो इसके लिए विवश हैं। आखिरकार नुक्ताचीनी का यही वो मिला जुला अक्स है जो इसे इतना खास बनाता है। ये किताब एक ही वक्त में बाहर की दुनिया पर आग भी उगलती है और अपनी खुद की मजबूरियों पर आंसू भी बहाती है। अगर आज की इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा को समेटा जाए तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सरफराज अहमद आसी यूसुफपुरी की नुक्ताचीनी केवल कुछ 100 पन्नों की एक किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 30 सालों के उस कड़े और शायद स्वार्थी लगने वाले बलिदान का नतीजा है जिसने गजल के उस सख्त गणित को पार कर लिया है। ये एक ऐसी आवाज़ है जो सियासत के शगुफों से लेकर बुलडोज़र की गड़गड़ाहट और एक पिता के कंधे पर बैठी बेटी के वजन तक को पूरी ईमानदारी से समेट सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये किताब इस गलतफहमी को हमेशा के लिए तोड़ देती है कि गजल केवल कुछ पुराने रोमानी ख्यालों का नाम है। हाँ, बिल्कुल। ये बताती है कि अगर आपके पास देखने वाली नज़र है तो आप अखबार की किसी भयानक खबर को भी और किचन के खालीपन को भी बहुत ही प्रभावी कलात्मक रूप दे सकते हैं। तो आखिर में एक विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि आसी साहब ने अपनी गज़लों में बुलडोज़र और लव जिहाद जैसे आज के अखबारी शब्दों को डालकर गज़ल को एकदम आधुनिक बना दिया। जी। अब जरा सोचिए, अगर आज की इस भयंकर तेज रफ्तार इंटरनेट, एआई और सोशल मीडिया की स्क्रीन वाली दुनिया की किसी सबसे कड़वी सच्चाई को सिर्फ 2 लाइनों में, मतलब एक मुकम्मल शेर में कैद करना हो, तो वो कौन सी सच्चाई होगी जिसे आप गजल के सांचे में ढालना चाहेंगे? वाह, ये बहुत ही सोचने वाला सवाल है। उस गजल के लेंस से आज की कौन सी तस्वीर सामने आएगी? आप सभी श्रोता इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी सवाल के साथ नुक्ताचीनी के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।